हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 16वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 16वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 16वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में आपको यहां पर देखना है कि 27 से यहां पर 56 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 27 से 56 बना है उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 37 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर 27 से यहां पर 56 बन जाएगा कैसे। देखिए यदि हम क्या करें, इस 27 के अंदर हम यहां पर क्या कर दें, प्लस 29 कर दें, तो 27 और 29 मिलकर बन जाएगा 56 और 56 यहां पर हमारे सामने दिया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे, हम 37 के अंदर है और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इस 27 की तरह इस 37 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, प्लस 29 कर देंगे। तो मेरे भाई 37 और 29 कितना हो जाएगा, तो 37 और 29 मिलकर बन जाएगा 66। अब हमें देखना है कि 66 किसी ऑप्शन में है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 66 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए एग्जाम के अंदर यदि प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं, फिर देखते हैं कि इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर ध्यान से समझिए, देखिए मेरे भाई यहां पर 27 से यहां पर 56 बनाने के लिए यहां पर क्या लॉजिक लगाया गया है, तो देखिए यहां पर क्या किया गया है, इस 27 का पहले किया गया है 2 गुना। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस 27 का पहले किया गया है 2 गुना, 27 का 2 गुना होता है कितना, 54। ठीक है, फिर क्या किया गया है, इस 54 के अंदर प्लस 2 करके यहां पर लिखा गया है 56। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 56 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 37 के अंदर और इस 37 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इस 27 की तरह इस 37 का भी हम सबसे पहले क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो मेरे भाई 37 का 2 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 37 का 2 गुना होता है 74। फिर देखिए जिस प्रकार से 54 के अंदर प्लस 2 करके यहां पर 56 लिखा गया है, सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 74 के अंदर भी प्लस 2 कर देंगे। तो मेरे भाई 74 और 2 कितना हो जाएगा, तो 74 और 2 हो जाएगा 76। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 76। अब हमें देखना है कि 76 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 76 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने दिया जाएगा और उसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सॉल्यूशन देखने से पहले आपको क्या करना है, इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि 9 से यहां पर 72 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 9 से 72 बना है उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 6 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या बनेगी। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर 9 से यहां पर 72 बन जाएगा कैसे। तो यदि हम इस 9 का क्या कर दें, 8 के साथ में गुणा कर दें तो 9 8 हो जाएगा 72 और 72 यहां पर हमारे सामने दिया भी गया है। तो फिर क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 6 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई क्या करेंगे, सेम इस 9 की तरह इस 6 का मल्टीप्लाई यानी कि हम गुणा कर देंगे 8 के साथ में। तो मेरे भाई 8 चीके हो जाएगा 48। अब हमें देखना है कि 48 किसी ऑप्शन में है, तो ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 48 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए मेरे भाई जब प्रश्न के अंदर एक लॉजिक काम ना करे तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए कि इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए यहां पर 9 से 72 बनाया गया है कैसे, तो सबसे पहले यहां पर क्या किया गया है, इस 9 का गुणा किया गया है 9 के साथ में। तो मेरे भाई 9 का गुणा 9 के साथ में करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 9 की 81। अब 81 से 72 कैसे बनेगा, तो 81 से 72 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 81 में से इसी 9 को क्या कर दें, घटा दें। तो मेरे भाई 81 में से 9 को घटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 72। और ध्यान से देखिए 72 यहां पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 6 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 6 का हम गुणा करेंगे किसके साथ में, इसी 6 के साथ में। ठीक है, जिस प्रकार से यहां पर इस 9 का इसी 9 के साथ में पहले गुणा किया गया है उसी प्रकार से हम इस 6 का इसी 6 के साथ में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई 6 का गुणा 6 के साथ में करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 36। अब क्या काम करेंगे, इस 36 में से माइनस कर देंगे इसी 6 को। तो यहां पर देखिए इस 36 में से -6 कर देंगे तो यहां पर बच जाएगा 30। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 30। अब हमें देखना है कि संख्या 30 किसी ऑप्शन में है, तो हां सर संख्या 30 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यहां पर देखिए मेरे भाई यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, तो रेलगाड़ी द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। और मेरे भाई ये तीसरा प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर है, सेकंड शिफ्ट के अंदर है पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहां पर आपको एक सूत्र ज्ञात होना चाहिए। यानी कि यहां पर दूरी ज्ञात करवा रहा है तो आपको दूरी का सूत्र याद होना चाहिए। तो मेरे भाई यहां पर देखिए आप याद कर लीजिए दूरी का सूत्र होता है क्या, तो देखिए दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर है चाल इंटू
यहां पर देखिए मेरे भाई दूरी बराबर चाल इंटू समय, यानी कि यदि ये समय सॉरी मेरे भाई यदि ये सूत्र आपको याद है तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप इस टाइप के प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करोगे। यहां पर हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर हो जाएगा दूरी बराबर है चाल हमें कितना दिया गया है, ध्यान से देखिए। देखिए यहां पर चाल हमें दिया गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल क्या है, 50 है। तो मेरे भाई यहां पर चाल के स्थान पर हम रख देंगे 50 है। उसके बाद में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर क्या है, समय मेरे भाई यहां पर कितना दिया गया है, समय यहां पर हमें दिया गया है 4 घंटे। तो यहां पर हम 50 का गुणा कर देंगे किसके साथ में, 4 के साथ में। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 50 इंटू 4 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 200। यानी कि यहां पर देखिए यदि एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यदि यात्रा कर रही है तो रेलगाड़ी द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी होगी 200 किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई, अब आपको देखना है कि 200 किलोमीटर किसी ऑप्शन में है। तो हां सर 200 किलोमीटर हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट कोर्स की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट को हमने टॉपिक वाइज तैयार किया है। और यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 तक इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को बेहतर बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि एक बस 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो बस द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो मेरे भाई ये चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। और ये प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और जिस प्रकार से हमने तीसरे प्रश्न को सोल्व किया है सेम उसी लॉजिक के आधार पर इस चौथे प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस चौथे प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर है क्या आया है। तो मेरे भाई देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको दूरी का सूत्र याद होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि दूरी का सूत्र क्या होता है। तो मेरे भाई दूरी का सूत्र होता है क्या, दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। यानी कि दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा में समय। अब मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए, हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम लिख देते हैं दूरी। ठीक है, ध्यान से समझिए इस टाइप के प्रश्न को। देखिए ये हो गया दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। हमें देखना है चाल। तो मेरे भाई यहां पर देखिए एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। यहां पर देखिए बस की चाल हमें दी गई है 85 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे भाई यहां पर चाल हो जाएगी कितनी, 85। तो यहां पर हम लिख देते हैं 85। इसी के साथ में देखिए समय क्या दिया गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए समय हमें दिया गया है 5 घंटा। यानी कि हमसे पूछा गया है कि यदि एक बस 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चाल हो जाएगा 85 और समय हमें दिया गया है 5, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ में। तो मेरे भाई 85 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 85 पंजे हो जाएगा 425। यानी कि यदि एक बस क्या कर रही है 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो बस द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी होगी 425 किलोमीटर। अब हमें देखना है कि 425 किलोमीटर किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो हाँ सर 425 किलोमीटर हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब इस टाइप का प्रश्न आपको जब भी एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि प्रतिबिंबित समय 9:20 हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप का प्रश्न आपको जब भी एग्जाम में दिया जाए तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न में आपको जो भी समय प्रश्न में दिया जाए उसको क्या करना है 11:60 में से घटा देना है और जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, वास्तविक समय होगा। अब मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या दिया गया है, यहां पर आपको दिया गया है कि यदि प्रतिबिंबित समय 9:20 हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। या फिर मेरे भाई इसी प्रश्न को एग्जाम में घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि यदि किसी दर्पण में 9:20 का समय हो तो वास्तविक समय क्या होगा। तो आपको करना क्या है, 11:60 में से जो समय आपको प्रश्न में दिया जाए उसको घटा देना है। जैसे मेरे भाई यहां पर देखिए हमें क्या करना है, 11:60 में से घटाना है जो हमें क्या दिया गया हो, प्रश्न के अंदर समय दिया गया हो। यहां पर हमें देखिए प्रश्न में समय दिया गया है 9:20। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 11:60 में से हम घटा देंगे किसको, 9:20 को। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यानी कि 0 में से 0 जाएगा तो यहां पर बच जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा तो यहां पर बच जाएगा 4। ठीक है, और मेरे भाई यहां पर देखिए 11 में से 9 चला जाएगा तो यहां पर कितना बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा 2। यानी कि यदि प्रतिबिंबित समय 9:20 हो तो ऐसी स्थिति में वास्तविक समय होगा 2:40। अब हमें देखना है कि 2:40 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 2:40 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इस टाइप के प्रश्न को आप तभी सोल्व कर पाओगे जब ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा। अब मेरे भाई इसी टाइप का प्रश्न नेक्स्ट है, उसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताना है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी दर्पण में समय 10:30 हो तो ऐसी स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस छठे प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस छठे प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर है क्या आया है। तो मेरे भाई देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे देखते हैं। तो वो देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो यहां पर आपको देखना है कि प्रश्न में आपको क्या बोला गया है। यहां पर देखिए प्रश्न में आपको बोला गया है कि यदि किसी दर्पण में समय 10:30 हो तो इस स्थिति में या फिर ऐसी स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि प्रश्न के अंदर चाहे आपको कोई भी समय दे दे, आपको करना क्या है, आपको 11:60 में से घटा देना है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए ये है 11:60, प्रश्न में समय दिया गया है 10:30। तो मेरे भाई इस 11:60 में से हम घटा देंगे किसको, 10:30 को। तो यहां पर इसको सोल्व करिए, देखिए मेरे भाई 60 में से 30 चला जाएगा तो यहां पर बच जाएगा 30। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर देखिए 11 में से 10 चला जाएगा तो यहां पर बच जाएगा 1। यानी कि यदि किसी दर्पण में समय 10:30 हो तो ऐसी स्थिति में वास्तविक समय होगा 1:30। अब हमें देखना है कि 1:30 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 1:30 हमें दिया गया है ऑप्शन ए बी के अंदर है। तो मेरे भाई छठे प्रश्न के अंदर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी। तो मैं
उम्मीद करता हूं कि छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से इस टाइप के प्रश्न का आंसर कमेंट कर देंगे या फिर आंसर दे देंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 22 और ऑप्शन डी है 25। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहां पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस क्लास के अंदर आपको भी एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर सेम इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है कि किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो हाइड्रोजन तत्व है इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पीएच पैमाने पर एक पदार्थ को अम्लीय माना जाता है यदि उसका पीएच मान होता है। ऑप्शन ए है 7 से अधिक, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 7 से कम और ऑप्शन डी है 10 से अधिक। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि देखिए किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो वो कैसा माना जाता है? अम्लीय माना जाता है। तो यहां पर देखिए 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए एक प्रश्न और बनता है यहीं से। प्रश्न क्या है? प्रश्न देखो पूछा जा सकता है कैसे कि पीएच पैमाने पर एक पदार्थ को क्षारीय माना जाता है यदि उसका पीएच मान होता है, यानी कि यहां पर हमें दिया गया है अम्लीय, यदि यहां पर दिया होता क्षारीय, यानी कि प्रश्न फिर बनता है कैसा कि पीएच पैमाने पर एक पदार्थ को क्षारीय माना जाता है यदि उसका पीएच मान हो, तो यानी कि उसका पीएच मान कितना होगा? तो मेरे भाई जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होगा वो कैसा पदार्थ होगा? तो वो होगा क्षारीय। ठीक है, और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के नाम से जानी जाती है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से हास्य गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन बी है नाइट्रस ऑक्साइड गैस, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन गैस और ऑप्शन डी है क्लोरीन गैस। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो यहां पर देखिए मेरे भाई आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है इसको बोला जाता है हंसाने वाली गैस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस के समूह में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो नाइट्रोजन गैस है ये ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर देखिए बाकी आप याद रखना, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये, इसी के साथ में मीथेन गैस और मेरे भाई जो जलवाष्प गैस है, ये तीनों की तीनों किस में शामिल है, ग्रीन हाउस गैस में शामिल है। और 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व की छत किसे कहा जाता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विश्व की छत किसे कहा जाता है। तो याद रखना विश्व की छत कहा जाता है पामीर पठार को। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में किस फसल को सफेद सोना कहा जाता है। या फिर देखिए इस प्रश्न को भी एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि किस फसल को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कपास की फसल को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयोगी होती है। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम में घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर IMF का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1947 में, ऑप्शन बी वर्ष 1950 में, ऑप्शन सी वर्ष 1951 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1956 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो यहां पर देखिए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी, यानी कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 में। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत ने किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करने की योजना बनाई थी। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत ने वर्ष 2024 में अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करने की योजना बनाई थी। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन दो शहरों के बीच बनाई जा रही है। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी बोला जा सकता है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन दो शहरों के बीच में चलाई जाने की योजना बनाई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना
मुंबई और अहमदाबाद शहरों के बीच चलाने की क्या की जा रही है, परियोजना बनाई जा रही है। या फिर हम बोल सकते हैं कि भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है वो मुंबई से अहमदाबाद के लिए चलाई जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ब्लू इकोनॉमी संबंधित है समुद्री संसाधनों का उपयोग करने से। तो यहां पर देखिए 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के आधार पर लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस 21,000 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इन सभी क्वेश्चनों को हमने टॉपिक वाइज तैयार किया है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है मुंबई सेंट्रल और ऑप्शन डी है हावड़ा। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मेरे भाई जो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रेलवे स्टेशन है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस वर्ष भारत ने चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि वर्ष 2023 में भारत ने चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया था। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत ने चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया था 2023 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और इन 20 प्रश्नों में से जिस भी अभ्यर्थी के 18 प्लस प्रश्न सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शाम को 6 बजे।